1 अप्रैल और 2 अप्रैल यानी बीता हुआ कल और आज दोनों ही दिन मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक समान प्रकृति की खबर आई है। ये खबर ये कहती है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है महादेव सट्टा ऐप में और भूपेश बघेल का नाम इसमें 6वें नंबर पर है। गोया कि हाल फिलहाल ही ये सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और अब ये बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है कि सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप में एफआईआर दर्ज की है। प्रस्तुतिकरण के अपने अपने तरीके होते हैं और उसके अपने अपने कारण होते हैं। आज के इस उपभोक्तावादी युग में कोई भी प्रयोजन के बगैर कोई आयोजन नहीं होता है। तो मैं सिर्फ आपको वो तथ्य बताने हाजिर हुआ हूं कि आप ये बेहतर जान लें कि सीबीआई की इस एफआईआर की तारीख क्या है, सीबीआई की एफआईआर की प्रक्रिया क्या होती है जब सीबीआई किसी प्रकरण को लेती है। तो जो खबरें प्रस्तुतिकरण जिसका बड़ा ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में बड़ा सनसनीखेज अंदाज में हुआ है, उसका सच क्या है, सिर्फ वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो कल कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे हम वेब पोर्टल कहते हैं उनमें, और आज यानी कि 2 अप्रैल की सुबह जो अखबार हैं उन अखबारों की हेडिंग जो है यानी मुख्य पृष्ठ के जो शीर्षक हैं, उन शीर्षकों को अगर आप देखें, उन खबरों को जिसे मेन फ्रंट की खबर कही जाती है, मुख्य पृष्ठ की खबर, तो उसके बैनर के कुछ जो हिस्से हैं, जो शीर्षक शब्द हैं, वो हैं महादेव सट्टा ऐप, भूपेश समेत 21 पर एफआईआर। एक अन्य अखबार कहता है महादेव ऐप, सीबीआई ने भूपेश बघेल को बनाया आरोपी नंबर 6, दर्ज की एफआईआर, अब कर सकती है पूछताछ। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पर कोई पोस्टमार्टम करने नहीं बैठा हूँ कि कोई खबर क्यों लगाई गई है। अगर खबर का प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ये एकदम ब्रेक करने वाली खबर है, तो क्या वाकई ब्रेक करने वाली खबर है? यदि ब्रेक करने वाली खबर नहीं थी तो इस तरीके से क्यों प्रस्तुत हुई, ये आप सुधी दर्शक बेहतर समझेंगे, बेहतर जानेंगे। मुझे उसको बताने की, समझाने की प्रत्यक्ष से आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो स्क्रीन पर आपको इन अखबारों की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई हुई खबरें दिख रही हैं, उसमें हमने प्रयास किया है कि जिन जगहों पे ये छपा है, हम उनके कोशिश करें कि वो अपनी ओर से हम ये न बताएं कि ये प्रकाशन संस्थान कौन सा है। विश्वसनीय हैं, अखबार हैं, मीडिया संस्थान हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो विश्वसनीय हैं। तो अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस सीबीआई के एफआईआर की बात हो रही है, उसकी एफआईआर की कायमी की तारीख क्या है। वो एफआईआर के कायमी की तारीख है 18 दिसंबर 2024। फिर से सुन लीजिए, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो तारीख है 18 दिसंबर 2024। सीबीआई की ये एफआईआर एसीबी की उस एफआईआर की कॉपी है जो एफआईआर दर्ज हुई थी 4 मार्च 2024 को। फिर से सुनिए, एसीबी की एफआईआर 4 मार्च 2024 को दर्ज की गई। उस एसीबी की एफआईआर के आधार पे सीबीआई ने अपने यहाँ एफआईआर दर्ज की, जिसकी तारीख है 18 दिसंबर 2024। प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया ये होती है कि जब कभी कोई प्रकरण राज्य सरकार यह देखती है, सुनिश्चित करती है, तय करती है कि यह एक ऐसा प्रकरण है जिसकी विस्तार से और बहुत सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है, तो उसे केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाता है। उसमें सीबीआई एक अहम नाम है। हालांकि राजनीतिक विरोधी दल और कई बार सर्वोच्च अदालत भी सीबीआई जैसी संस्था को तोता कह चुकी है, पर वो छोड़िए उस विषय को। अभी तो उस पे चलते हैं कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी और ये जो तमाम तरह की चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कल से लेकर आज तक, उनमें तारीखों का और तथ्यों का क्या हिसाब किताब है। तो जब राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसी प्रकरण को सीबीआई को देना है, केंद्रीय एजेंसी को देना है, तो उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होता है। राज्य सरकार वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए सीबीआई को जाता है और फिर अनुमति मिलती है। तो वो जो मूल एफआईआर है, जिस एफआईआर के आधार पर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा जाता है, सीबीआई मूलतः वही एफआईआर अपने अभिलेखों में बतौर एफआईआर दर्ज करती है। तो जैसा कि मैंने कहा, एसीबी की एफआईआर जो 4 मार्च 2024 को दर्ज की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक है 6/2024, ये महादेव सट्टा ऐप की एफआईआर है। स्क्रीन पे आपको ये भी दिख रही होगी। इस एफआईआर में जो आरोपी हैं, जिस क्रम से हैं, उसी क्रम से सीबीआई की एफआईआर में आरोपियों के नाम दर्ज हैं। यानी कि रवि उप्पल हो, शुभम सोनी हो, चंद्रभूषण वर्मा हो, सतीश चंद्राकर हो, भूपेश बघेल हो, नीतीश दीवान हो, इनके समेत जो 19 नामजद और उसके अलावा 2 जिनके आगे लिखा गया है संबंधित ब्यूरोक्रेट्स ऑब्लिक पुलिस अधिकारी गण ऑब्लिक ओएसडी गण, 21वें नंबर पर लिखा है अज्ञात निजी व्यक्ति गण। ये नाम उसी क्रम से सीबीआई की एफआईआर में इंदराज हैं। ऐसा होगा भी क्योंकि मूल एफआईआर की ही कॉपी सीबीआई को करनी है और उसके आधार पर अन्वेषण को आगे बढ़ाना है, ताकि जिन जगहों पे ऐसा लग रहा हो कि राज्य की एजेंसी ये जांच नहीं कर पा रही है, यहाँ उसकी सीमाएं बंध गई हैं, तो उसके आगे वो पहुंचे, अन्वेषण करे और वास्तविक अपराधियों को पकड़े। महादेव सट्टा ऐप का मामला क्या है, ये पृथक से बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ से नाता बस इतना है कि रवि उप्पल, शुभम सोनी, सतीश चंद्राकर जैसे जो लोग हैं, जो इसके ऑपरेटर कहे जाते हैं, जो इसके मालिकान कहे जाते हैं, इन सब का लेना देना छत्तीसगढ़ है। ये तीनों ही की तीनों छत्तीसगढ़ के लाल हैं, भिलाई के निवासी हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भिलाई से ही हुई थी। सर्वाधिक एफआईआर भी अगर कहीं हुई है इस मामले को लेकर तो वो छत्तीसगढ़ में ही हुई है। ये भी विषय नहीं है, मूल विषय पे फिर आ जाते हैं। अब एसीबी की जो एफआईआर है सर, वो एफआईआर का आधार है ईडी का प्रतिवेदन। यानी पहले तो ये समझ गए होंगे आप कि सीबीआई की जो एफआईआर है वो एफआईआर एसीबी के उस एफआईआर की कॉपी है जिसकी तारीख हुई थी 4 मार्च 2024 को। एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके प्रार्थी थे ईडी के उप संचालक हेमंत, यानी ईडी ने एक प्रतिवेदन दिया था। उस आधार पे 18 दिसंबर 2024 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। अब इसमें अगर कहीं अंतर है थोड़ा बहुत मगर अहम, तो वो अंतर धाराओं में है। दिलचस्प वो धाराएं हैं जो नज़र आती हैं और उस पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। देखिए क्या है कि जो महादेव सट्टा ऐप था, यानी ऑनलाइन सट्टा ऐप था, उस सट्टे पर कारआमद कार्रवाई हो, इसके लिए जो उस समय की कानूनी धाराएं थीं, वो धाराएं बड़ी राहत देने वाली थीं आरोपियों की। जब भी कोई सट्टा खिलवाते पकड़ा जाए तो उसके लिए कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं थी। वो गए थाने में, मुचलके पे छूटे, चलिए और मस्ती करते फिर आ जाइए, फिर से पर्ची उठाइए, फिर से पट्टी काटना शुरू कर दीजिए, या जो भी ये जिस तरीके से भी महादेव सट्टा ऐप का काम होता है उसको करिए। सरकार के समझ में आ गया था, भूपेश सरकार के। तो भूपेश बघेल ने और छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के आग्रह के बाद भूपेश सरकार ने इसके नियमों को बदला, इसके नियमों को कड़ा किया। सीबीआई की जो एफआईआर है, उस एफआईआर में जो धाराएं हैं उसमें वही धाराएं उपयोग की गई हैं। यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महादेव सट्टा ऐप या ऐप कर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या ऐप के आधार पर जो सट्टे लगते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो कठोर नियम बनाए थे या नए कानून बनाए थे, उन नए कानूनों का उल्लेख सीबीआई के उस एफआईआर में मिलता है। मज़ेदार ये है कि इस नए कानून को बनाया भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल का नाम भी इसमें है। क्यों है? क्योंकि एसीबी की भी एफआईआर में भूपेश बघेल आरोपी के रूप में दर्ज हैं। द हिट की हमारी आप पुरानी खबरें देखेंगे तो उसमें एसीबी की इस एफआईआर को लेकर भी पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। अब ईडी की वो सूचना, जिस सूचना पर एसीबी ने एफआईआर की थी,
उस बारे में भी आपको बता देता हूं। ईडी ने जो सूचना एसीबी को दी वो 2 तारीखों पे दी है। पहली तारीख है 8 जनवरी 2024 और दूसरी तारीख है 30 जनवरी 2024। और इन्हीं 2 सूचनाओं के आधार पे 4 मार्च 2024 को एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की। अब ये ईडी ने सूचना क्यों दी एसीबी को? ईडी तो अपने तय जांच कर ही रही थी। तो ईडी ने ये सूचना इसलिए दी, ईडी ने ये कहा कि जब हम महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रहे थे, इसमें होने वाले प्रवर्तन की जांच कर रहे थे, तो हमें ये पता चला है कि लोक सेवक, शासकीय कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस भ्रष्टाचार से उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसलिए चूंकि आय से अधिक संपत्ति का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, इसलिए ये जो जांच है ये एसीबी और ईओडब्ल्यू को दी जानी चाहिए। यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर ही रही है, अभी भी जारी है। जब मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ, ये सूचना दे रहा हूँ। और भ्रष्टाचार से जो आय अर्जित हुई, जिसके लिए कुछ रेफरेंस दिए ईडी ने, जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं, चंद्रभूषण वर्मा प्रमुख नाम है, कई बार वो नाम मिलता है। उस आधार पे ईडी ने एसीबी को पत्र दिया कि भैया आप एफआईआर करो, और फिर एफआईआर हो गई 4 मार्च 2024 को। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रक्रिया ही ये है कि जब कभी भी केंद्रीय एजेंसी, खासकर सीबीआई, कोई एफआईआर करेगी तो वो स्टेट में या पहले से मौजूद किसी एफआईआर को ही आधार बनाती है। आधार बनाने का आशय है वो एफआईआर हूबहू कॉपी होगी। तो उस एफआईआर में आरोपियों के नाम हो, धाराओं के नाम हो, समान है। हाँ, एक खास बात जरूर है कि सीबीआई की एफआईआर में वो एक कुछ धाराएं जुड़ी हैं जिन धाराओं को भूपेश बघेल सरकार ने खुद बनाया था इन ऑनलाइन सट्टा ऐप पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर। ऐसा भूपेश बघेल भी दावा करते हैं, कांग्रेस भी दावा करती है। उस पर आगे आ जाता हूँ कि वो कौन सी धाराएं हैं। एक विषय ये जान लीजिए कि कल से लेकर आज तक लगातार खबरें आ रही हैं, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, भूपेश बघेल का नाम 6वें नंबर पे आ गया, ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल और फ्रंट पेज बैनर सब आया। सुधी दर्शक हैं आप सब, बगैर एफआईआर के क्या सीबीआई केंद्रीय कारागार में बंद महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों से पूछताछ करने चली जाती? सीबीआई ने सबसे पहले महादेव सट्टा ऐप में जो लोग बंद हैं सेंट्रल जेल रायपुर में, उनसे पूछताछ की है। उसके बाद हालिया दिनों भूपेश बघेल समेत कई आईपीएस अधिकारी, सिपाही और अन्य लोगों के घर भी पहुंची है सर्वे के लिए, पूछताछ के लिए। तो क्या इन खबरों का अर्थ ये निकाल लें कि जब ये छापे पड़े थे, जब ये कार्रवाई हुई थी, जब सीबीआई सेंट्रल जेल पहुंची थी, तो सीबीआई के पास कोई विधिक अधिकार नहीं था, कोई ग्राउंड ही नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी? एफआईआर थी, क्योंकि बगैर एफआईआर दर्ज किए सीबीआई कोई भी आगामी अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकती। देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी मानी जाती है, उसका अपना एक ओहदा है, अपना एक रसूख है, और इसके बावजूद कि उसे तोता कहा जाता है, मैं ये मानता हूं कि एजेंसी की विश्वसनीयता है, उसका सम्मान है। अब वो जान लीजिए कि उस सीबीआई की एफआईआर में कौन सी धाराएं अलग हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो भूपेश बघेल सरकार के समय एक नया नियम बना। वो नियम का नाम था छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग एक्ट प्रोहिबिशन 2022। हुआ ये था कि जो महादेव सट्टा ऐप था वो डिजिटल ऐप था, और सट्टे और जुए को लेकर जो नियम, कानून, प्रावधान पहले से प्रभावी हैं वो इतने लचीले से हैं कि उसमें सट्टा खेलने वाला हो, सट्टा खिलाने वाला हो, डिजिटल ऐप पे खेलने वाला हो, सट्टा पट्टी लिख के फाड़ने वाला हो, कोई ऐसी गंभीर कार्रवाई होती नहीं है। मतलब आया गया, आया गया, ऐसा वाला मामला था। तो प्रभावी नियंत्रण के नाम पर एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम है छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग एक्ट। कब बना? भूपेश बघेल कार्यकाल में, 2022 में।
सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भूपेश बघेल आरोपी हैं। क्यों हैं? क्योंकि एसीबी की एफआईआर की कॉपी है और एसीबी की एफआईआर में भी भूपेश बघेल आरोपी के रूप में दर्ज हैं। अब जो धाराएं हैं, धाराओं में बिल्कुल समानता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। जो आप एसीबी की एफआईआर देखेंगे और सीबीआई की एफआईआर देखेंगे वो भी समान है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कॉपी होती है तो कॉपी हुई है, मगर धाराएं बस वो छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग एक्ट की जुड़ी हैं। तो ये देखना मज़ेदार है कि जिस सरकार के मुखिया के समय गैम्बलिंग एक्ट बना, नया अमेंडमेंट, सीबीआई के एफआईआर में उसी को आरोपी बनाया गया है, उसी एक्ट के उल्लेख के साथ। धाराएं 120 बी आईपीसी, 420 बी, 420, 467, 468, 471, पीसी यानी भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 7, पीसी एक्ट 1988 7A, और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग एक्ट प्रोहिबिशन 2022, जिसका सेक्शन 11, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 4 इसमें लगाया गया है। एक अन्य धारा है, वो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1857, जो कि अमेंडमेंट हुआ मध्य प्रदेश के समय और 1976 में वो प्रभावी हुआ। उसका सेक्शन 4A ये इन धाराओं में लगा हुआ है, मतलब इस एफआईआर में है, सीबीआई की एफआईआर में। तो कुल जमा यही एक अहम सूचना, अहम जानकारी आपको देने हाजिर हुआ था मैं, कि जो दिख रहा है वो कितना सच है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मैं किसी खबर का पोस्टमार्टम करने हाजिर नहीं हुआ हूँ। अपनी मर्जी है कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको तथ्य बताने हाजिर हुआ हूँ कि ये कोई शायद ब्रेकिंग नहीं है सीबीआई ने एफआईआर की, क्योंकि वो एफआईआर तो दिसंबर में हो गई थी। ये भी ब्रेकिंग नहीं है कि भूपेश बघेल का नाम है उसमें, क्योंकि सीबीआई की प्रक्रिया ही ये है कि जो मूल एफआईआर होगी उसकी कॉपी की जाती है। मूल एफआईआर थी 4 मार्च 2024 की EOW ACB की एफआईआर, जिसमें भूपेश बघेल का नाम 6वें नंबर पर है। आप द हिट की ही पुरानी खबरों को देखेंगे, हमारी वेबसाइट पर भी देखेंगे, तो आपको EOW की इस एफआईआर को लेकर विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा। और ये सवाल तो खैर ही है कि बगैर एफआईआर के सीबीआई कोर्ट की अनुमति से सेंट्रल जेल जाती है महादेव सर टाइप के आरोपियों से मिलने और उनसे पूछताछ करती है, संभव था क्या? बगैर एफआईआर के सीबीआई जैसी एजेंसी पूर्व मुख्यमंत्री के निवास चले जाए, आईपीएस अधिकारियों के घर चली गई, कई अन्य लोगों के घर चली गई, सर्च कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, संभव था क्या कि एफआईआर ही नहीं हुई थी और चली गई सीबीआई? ऐसा नहीं हो सकता। वही चीज़ मैं आपको बताने हाजिर हुआ था। फिर से कह देता हूँ, कोई दोषारोपण नहीं है, कोई पोस्टमार्टम नहीं है, मगर सच कहाँ है और कैसा है वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी आएगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।